नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिसेंटली हम लोग चर्चा कर रहे हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और रिसेंटली जीएसटी के अंदर हमने आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया है, जिसका टाइटल था आईटीसी, जिसको आप लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के नाम से जानते हैं। फाइनली आज की क्लास के अंदर हम आपका चौथा यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और चौथी यूनिट के अंदर हम लोग चैप्टर 12 की आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर 12 का टाइटल रहेगा टैक्स इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड द ई-वे बिलिंग। अब काफी बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया आईटीसी, उसके बाद तो हमें 11 कंप्लीट करना था, जिसको आप लोग आरसीएम के नाम से जानते हैं, रिवर चार्ज मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। हम डायरेक्टली चैप्टर नंबर 12 के ऊपर क्यों आ गए? देखिए, आरसीएम के अंदर फंडामेंटल लेवल पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको हमें पहले अंडरस्टैंड करना होगा, जिनका एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के अंदर दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आपके इन तमाम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद जब आपका एक बार फाउंडेशनल बेस तैयार हो जाएगा, तो आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से आरसीएम को समझ पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को इस चीज का क्लैरिटी हो गया होगा। बहरहाल, ज्यादा बातें ना करते हुए अब बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं आज की क्लास के अंदर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस। क्लियर है? अब जब आप लोग जीएसटी की बात ही कर रहे हैं, जीएसटी के अंदर आपका एक सप्लायर होता है और एक आपका रेसिपेंट होता है। आप सभी जानते हैं, सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, वो ट्रांजैक्शन का जो वैल्यू है, कई बार हम लोग उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई कंसीडर कर देते हैं। और वो जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू है ना, वो आपके एक लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर मेंशन किया जाता है, जिसको आप लोग इनवॉइस बोलते हैं, या आप लोग कह सकते हैं टैक्स इनवॉइस बोलते हैं। क्लियर है? और अगर आप लोग आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं, तो भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है? टैक्स इनवॉइस की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब आप लोग ये कह सकते हैं, सर, टैक्स इनवॉइस अपने आप में एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसको सप्लायर इशू करता है। किसके लिए? अगर रेसिपेंट ने उससे किसी भी चीज का सप्लाई लिया है, चाहे वो सप्लाई गुड्स का हो, चाहे वो सप्लाई आपका सर्विसेज का हो। क्लियर है? उसको आप लोग क्या बोलते हो? सर, टैक्स इनवॉइस बोलते हो। और टैक्स इनवॉइस आपका मस्ट रहता है अगर आप लोग आईटीसी को क्लेम करना चाहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना चाहते हैं। समझ में आया? तो कुछ बुनियादी तौर पे बेसिक बातें हैं जो आपको समझ में आ गई होगी कि सर, जब भी आप लोग टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं, या स्पेसिफिकली अगर आप लोग इनवॉइस की बात करते हैं, तो इनवॉइस अपने आप में एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसको इशू कौन करता है? सर, आपका सेलर, या फिर आप लोग कह सकते हैं, यहां पर आप लोग जीएसटी की टर्म में उसको क्या बोलते हो? सर, आप लोग सप्लायर बोलते हो। कौन इशू करता है? सर, आपका सप्लायर इशू करता है। किसके लिए? सर, बायर के लिए। सर, बायर कौन होता है? यहां पर आपका रेसिपेंट होता है। तो काफी किताबों में बायर लिखा होता है, काफी किताबों में रेसिपेंट लिखा होता है। डोंट बी कंफ्यूज। तो आपका जो सप्लायर है वो इशू करता है किसके लिए? आपका जो रेसिपेंट है उसके लिए, फॉर द सप्लाई। ध्यान रखिएगा, किसकी सप्लाई हो सकती है? आपकी गुड्स से जुड़ी हुई सप्लाई हो सकती है, आपकी सर्विसेज से जुड़ी हुई सप्लाई हो सकती है, विच शोज द अमाउंट ऑफ द टैक्स। यानी कि इसी इनवॉइस के अंदर आपको अमाउंट ऑफ टैक्स दिखता है, जहां पर अगर आप लोग एग्जैक्टली बात करेंगे, आपको क्या दिखता है? अमाउंट ऑफ टैक्स दिखता है। और इसी अमाउंट ऑफ टैक्स के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स, आगे चल करके आप लोग क्या क्लेम कर सकते हैं? आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है? और आगे याद रखिएगा, चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन, जो आपका जीएसटी आपकी ट्रांजैक्शन के ऊपर चार्ज हुआ है, वो कहां पर लिखा होता है? सर, आपका टैक्स इनवॉइस के अंदर लिखा होता है। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर आप लोग जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव में बात करते हैं। ठीक है? अगर आप लोग यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात लिखना चाहे, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बिकॉज इट अलो, ये क्या करता है? अलो करता है बायर को टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो आपका रेसिपेंट है वो क्या कर सकता है? आईटीसी क्लेम कर सकता है जीएसटी लॉ के अंदर। उसके लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट क्या रहता है? सर, आपका टैक्स इनवॉइस रहता है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फंडामेंटल लेवल पे आप लोग ये कह सकते हैं, सर, यहां पर अगर आपने टैक्स इनवॉइस रखा है ना, तो यहां पे प्राइमरी लेवल पे आपका ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहता है। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे? अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना चाहते हैं या ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना चाहते हैं तो आपको क्या जनरेट करना पड़ता है सर? आपका टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हैं, सर किसके क्लेम की बात हो रही है? आईटीसी के क्लेम की बात हो रही है, तो आप लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी सर? आपको टैक्स इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? इन शॉर्ट में जीएसटी के प्रोस्पेक्टिव में सबसे ज्यादा जरूरी और लीगल डॉक्यूमेंट आपका क्या रहता है सर? आपका जीएसटी इनवॉइस रहता है, आप लोग कह दीजिए टैक्स इनवॉइस रहता है। कई बार बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर यहां से ये बात तो क्लियर हो गई, टैक्स इनवॉइस को कौन जनरेट करता है, कौन इशू करता है सर? आपका सप्लायर इशू करता है। क्लियर है? क्या कोई ऐसा सिचुएशन बन सकता है जिस सिचुएशन के अंदर टैक्स इनवॉइस रेज कर सके आपका रेसिपेंट? तो यस, ऐसा सिचुएशन है जहां पर रेसिपेंट आपका टैक्स इनवॉइस को इशू कर सकता है। सर वो कौन सा सिचुएशन रहेगा? याद रखिएगा, लेटस से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये आपका सप्लायर है। क्लियर है? ये आपका क्या है? आपका सप्लायर है, और ये माय डियर फ्रेंड्स आपका क्या है? एक रेसिपेंट है। रेसिपेंट आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, और अगर आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर अगर सप्लाई होता है, माने एक आपका रजिस्टर्ड पर्सन ने एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई सप्लाई लिया है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो आपकी सर्विसेज का हो। क्लियर है? उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रेसिपेंट को क्या करना पड़ता है सर? आपका इनवॉइस रेज करना पड़ता है। समझ में आया? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। आप लोग बेसिक लेवल पे, फंडामेंटली अगर आप लोग प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं तो आपका सप्लायर है वो क्या करता है? आपका जीएसटी इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस इशू करता है, रेज करता है। लेकिन कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं जिन सिचुएशन के अंदर आपका रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन होता है, आपका सप्लायर अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर रेसिपेंट के पास ये फंडामेंटल राइट होता है कि वो आपका टैक्स इनवॉइस रेज कर सकता है। ठीक है? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, टैक्स इनवॉइस की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है? इतना आई होप कि क्लियर रहा होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और यहां पे सबसे जरूरी बात है सर इसके लीगल फ्रेमवर्क को समझना। जब भी आप लोग लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं, माने यहां पर आप लोग टैक्स इनवॉइस की बात करेंगे, उसके बाद आप लोग क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स की बात करने वाले हैं, उसके बाद आप लोग ई वे बिलिंग की बात करेंगे। तो 3 पार्ट में मैं इस लेक्चर को डिवाइड करने वाला हूं, जहां पर हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे सर? आपके टैक्स इनवॉइस को पढ़ेंगे। तो टैक्स इनवॉइस के अंदर हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क क्या रहेगा? एग्जैक्टली सीजीएसटी एक्ट 2017 के कौन से सेक्शन है जिनको हमें पढ़ना है, और उन पर्टिकुलर सेक्शन का हेडिंग क्या रहेगा, ये आप सभी के लिए जरूरी हो जाता है। जैसे हम सबसे पहले यहां पे आपका सेक्शन नंबर 31 पढ़ने वाले हैं। सेक्शन नंबर 31 के अंदर आपको टैक्स इनवॉइस से जुड़े हुए तमाम प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगर आप लोग यहां पे सेक्शन नंबर 32 की बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 32 के अंदर यहां पे प्रोहिबिशन दिया हुआ है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? प्रोहिबिशन ऑफ द अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ द टैक्स। क्लियर है? अगर कहीं पे भी आपका अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ द टैक्स होता है, उस सिचुएशन के अंदर प्रोहिबिशन का जो प्रोविजन है वो कहां पे दिया गया है? सेक्शन नंबर 32 के अंदर दिया गया है। और सेक्शन नंबर 33 के अंदर आपको क्या दिया गया है? अमाउंट ऑफ द टैक्स। ध्यान से देखिएगा, अमाउंट ऑफ द टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस के अंदर एग्जैक्टली टैक्स का कितना अमाउंट है जो क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी आपके अदर डॉक्यूमेंट है उनका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे देखने को मिलता है? सेक्शन 33 के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर है? इसी तरीके से आपको सेक्शन 34 पढ़ना है, जिसका ताल्लुकात आपके क्रेडिट एंड डेबिट नोट से रहने वाला है। क्लियर है? तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। इस इन शॉर्ट में आप लोग क्या कह सकते हो सर? अगर आप लोग यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट 2017 की बात करते हैं तो सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 31 आप लोग पढ़ने वाले हैं, 32 आप लोग पढ़ने वाले हैं, 33 आप लोग पढ़ने वाले हैं, 34 आप लोग पढ़ने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, इस यूनिट 4 के अंदर आपको करीब करीब 4 से 5 चैप्टर पढ़ने होंगे। ये जो यूनिट 4 के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग ये मान के चले 100% थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है। माने यहां से कैसा क्वेश्चन आएगा? आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। दैट्स व्हाई आपको बड़ा इस चीज पर ध्यान देना है कि एग्जैक्टली आप एक आंसर को अच्छे से फ्रेम कर पाए, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे। ठीक है? तो दैट्स व्हाई आपको एक एक माइनर से माइनर चीजों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। आई होप कि इतनी बातें क्लियर रही होगी कि जब भी आप लोग टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं और टैक्स इनवॉइस के अंदर आप लोग लीगल फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आपको सेक्शन नंबर 31, 32, 33 और 34 को पढ़ना होता है। सेक्शन नंबर 31 टैक्स इनवॉइस से जुड़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 32 प्रोहिबिशन ऑफ द अनऑथोराइज्ड कलेक्शन ऑफ द टैक्स से जुड़ा हुआ है, सेक्शन 33
इनवॉइस के अंदर हम लोग अमाउंट ऑफ द टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस को पढ़ेंगे एंड अदर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, और सेक्शन नंबर 34 के अंदर आपको क्रेडिट एंड डेबिट नोट को पढ़ना है। समझ में आया? तो आई होप कितनी बातें क्लियर रही होंगी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और काफी इंपॉर्टेंट बात को जिक्र करेंगे। सर जो आप लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हैं या आप लोग कह दीजिए इनवॉइस बनाते हैं, मैं यहाँ पे आपका क्या लिख रहा हूं सर, आपका क्या है, टैक्स इनवॉइस है। क्लियर है? आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे सर, आपका टैक्स इनवॉइस रहने वाला है। टैक्स इनवॉइस के अंदर पर्टिकुलर्स क्या रहेंगे, माने हमें क्या क्या जानकारी इसके अंदर डालनी है, पर्टिकुलर्स का फॉर्मेट क्या रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, सीजीएसटी एक्ट 2017 के किसी भी सेक्शन के अंदर आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आपके टैक्स इनवॉइस के लिए नहीं दिया गया है। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठाना है कि कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं है आपके जीएसटी एक्ट के अंदर जो आपके टैक्स इनवॉइस के पर्टिकुलर्स को एक तरीके से या उसके जो आपका फ्रेमवर्क है या आप लोग कह दीजिए उसके पैटर्न को, उसके फॉर्मेट को प्रिस्क्राइब्ड करे। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर आप लोग सीजीएसटी रूल की बात करते हैं तो उसके अंदर रूल नंबर 46 है, वो ये कहता है कि ये कुछ बुनियादी पर्टिकुलर्स हैं जो आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर होने चाहिए। समझ में आया? यानी कि जब आपका टैक्स इनवॉइस बनता है तो उसके अंदर क्या क्या जरूरी पर्टिकुलर्स आपको इंक्लूड करने हैं, उनका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया, रूल नंबर 46 के अंदर दिया गया है। बाकी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपके टैक्स इनवॉइस का कुछ भी नहीं है, किसी भी सेक्शन के अंदर सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के अंदर नहीं दिया गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा 46 की अगर आप लोग बात करते हैं, रूल नंबर 46 की बात करते हैं सीजीएसटी रूल 2017 के अंदर, तो यहां पे ये कहा गया है कि कुछ पर्टिकुलर है जो मैंडेटरी रहेंगे, जिनको आपको आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर माय डियर फ्रेंड डालना पड़ेगा। उनकी जानकारी आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर होनी जरूरी है। क्लियर है? अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो आपका सप्लायर है, उस सप्लायर का नाम होना चाहिए, उस सप्लायर का एड्रेस होना चाहिए, और उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं सर, इसको आप लोग जीएसटीआईएन के नाम से, जीएसटीआईएन के नाम से जानते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। सप्लायर की ये जानकारी होनी जरूरी है। इसके अलावा याद रखिएगा कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर। अब ये क्या होता है सर, कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर का मतलब एक साल के दरमियान जब आपका टैक्स इनवॉइस होता है ना, तो सिस्टम के ऊपर जाते हो आप लोग, आईआरपी पोर्टल के ऊपर जाते हो ना, तो वहां पे आपका सीरियल नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका क्या होना चाहिए, लगातार कॉन्जिक्यूटिव सीरियल नंबर आपको डालना है कि इससे पहले वाला जो आपने टैक्स इनवॉइस डाला था ना, उसका जो सीरियल नंबर था उससे अगला सीरियल नंबर आपको यहां पे डालना है, जिसको आप लोग यहां पे क्या कहते हैं, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर। और याद रखिएगा ये आपका यूनिक होता है एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। क्लियर है? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए देयर इज अ सीरीज ऑफ द कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर। ठीक है? अब जो आगे आपको जानकारी रखनी है, आपका इनवॉइस का डेट क्या रहने वाला है, ये वहां पे मेंशन होना चाहिए। अब याद रखिएगा अगर आपका रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, याद रखिएगा अगर आपका रेसिपेंट रजिस्टर्ड पर्सन है, उस केस में उसका भी नाम, उसका भी एड्रेस, उसका भी जीएसटीआईएन नंबर हो, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर हो, या उसका कोई भी यूनिक आईडी हो। क्लियर है? अगर वो रजिस्टर है तो उसका जीएसटीआईएन नंबर डाल सकते हैं, रजिस्टर नहीं है तो उसका कोई भी यूनिक आईडी यहां पे मेंशन करना है। ये वो पर्टिकुलर है जो मैंडेटरी है। व्हाटएवर द सिचुएशन, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस, दीस पर्टिकुलर्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर टैक्स इनवॉइस। ये कहां पे लिखा हुआ है, रूल नंबर 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। ठीक है? बाकी कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमारे पास नहीं है, इसको भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि डिफरेंट स्टेट के अंदर आपका सप्लाई हो रहा है, तो आपको क्या करना है, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी को मेंशन करना है एंड स्टेट कोड को मेंशन करना है। और यहां पर सबसे जरूरी बात रहने वाली है, HSN कोड होना चाहिए, किससे रिलेटेड, आपके गुड्स से रिलेटेड, या आप लोग कह सकते हैं SAC ऑफ द सर्विसेज। सर इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाने वाला हूं। ठीक है? याद रखिएगा हम लोग कहां पर जिक्र करेंगे सर, इसका जिक्र हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करने वाले हैं। ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको जो आपने गुड्स का सप्लाई किया है या सर्विसेज का सप्लाई किया है, उसका डिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। अगर आप गुड्स की बात करते हैं तो उसका क्वांटिटी होना जरूरी है। अगर आप लोग सप्लाई की बात करते हैं तो उसका टोटल वैल्यू होना जरूरी है। और उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू कितना है ये भी होना जरूरी है। उसके बाद आपको रेट ऑफ द टैक्स की बात करनी चाहिए, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, आईजीएसटी हो, या तो यूटीजीएसटी हो, तमाम जानकारी आपके टैक्स इनवॉइस
इनवॉइस के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अमाउंट ऑफ द टैक्स चार्ज, एग्जैक्टली कितना टैक्स आपने चार्ज किया है वो भी यहां पर होना चाहिए। और अगर आपका सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई है तो वहां पर आपको बताना प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। क्लियर है? आप लोग क्या कहेंगे सर, हमें क्या मेंशन करना, प्लेस ऑफ सप्लाई करना है और आपको सिग्नेचर करना है या डिजिटल सिग्नेचर सप्लायर का और जो भी आपका अथोराइज्ड पर्सन है उसका होना चाहिए। क्लियर है? ये वो कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जो आपके रूल नंबर 46 के अंदर मैंडेटरी किए गए हैं। ठीक है, इन तमाम पर्टिकुलर्स का आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। और याद रखेगा क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? तो यहां तक आपको आई होप कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। टैक्स इनवॉइस का मीनिंग क्या होता है, टैक्स इनवॉइस का लीगल फ्रेमवर्क क्या रहने वाला है, कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं या पर्टिकुलर्स ऑफ द टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं या फॉर्मेट ऑफ द टैक्स इनवॉइस की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको ये सारे पर्टिकुलर्स ऐड ऑन करने हैं और ये सारे मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। समझ में आया? तो कुछ बुनियादी बातें हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। मैंने बताया था आपका एक शब्द आया है जिसको आप लोगों ने किसके नाम से जाना है, HSN के नाम से जाना है। इसका फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑन द नोमेनक्लेचर। ठीक है, याद रखिएगा HSN का मतलब क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्लियर है? HSN का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर। अब याद रखिएगा यहां पर आपके HSN के अंदर डिजिट बड़ा जरूरी हो जाता है, माने आपको बताना है नंबर ऑफ HSN डिजिट। देखिए यहां पे आपको बड़ा फोकस करना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डिजिट्स की बात कर रहे हैं, रिक्वायर्ड इन द टैक्स इनवॉइस। जब भी आप लोगों का टैक्स इनवॉइस बनेगा उसके अंदर जो आपका HSN होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर होता है, उसके अंदर डिजिट बड़ा मायने रखती है। वो डिजिट कितनी होनी चाहिए उसका भी जानकारी आप सभी को होना चाहिए। समझ में आया? तो यहां पर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपके HSN कोड के। HSN कोड का मतलब क्या होता है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ द नोमेनक्लेचर होता है। इसका भी अगर आप लोग इसकी डिजिट की जानकारी की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास अगेन कहां पे लिखा हुआ है, रूल नंबर 46 के अंदर लिखा हुआ है, बट इसको रीड करते हैं विद द रूल नंबर 46A ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017। क्लियर है? इसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। क्लियर है? और ये जो आपका HSN डिजिट रहेगा, ये यहां पे मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग HSN डिजिट्स की बात करते हैं तो HSN डिजिट्स किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, सर ये डिपेंड करता है आपकी टर्नओवर के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, टर्नओवर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 CR होगा तो एक कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहां पे अबोव 5 CR की बात करेंगे, अगर आपका टर्नओवर अबोव 5 CR है तो आपको एक कैटेगरी देखने को मिलेगा। बुनियादी तौर पे आपकी किताब के अंदर केवल 2 ही कैटेगरी देखने को मिलेंगी। अगर आपका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर कितना है, आपका 5 करोड़ या 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से कम है, तो आपका कितना डिजिट का HSN रहेगा, सर आपकी 4 डिजिट का HSN रहेगा। अगर आप लोग 5 करोड़ से ऊपर जाते हैं तो कितना रहेगा, आपकी 6 डिजिट का रहेगा। और अगर आप लोग यहां पर एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका 8 डिजिट का HSN कोड रहेगा। समझ में आया? तो HSN कोड के अंदर डिजिट मेंशन होती है और उन डिजिट से भी हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यार इस पर्टिकुलर सप्लायर का जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर टर्नओवर कितना था। 4 डिजिट है तो लेस देन 5 करोड़ था या अप टू 5 करोड़ था। अगर 6 डिजिट है तो आप लोग याद रखिएगा अबोव 5 करोड़ था। और अगर आप लोग एक्सपोर्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहां पर कितना होता है, आपका 8 डिजिट होता है, यूज्ड एज पर द कस्टमर ट्रैफिक। ठीक है, ये किसके लिए कैसे यूज होता है, यूज्ड बाय द कस्टमर टैरिफ। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो यही जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। अगर आपका एग्रीगेटेड टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर के अंदर अप टू 5 करोड़ है तो 4 डिजिट का आपको क्या चाहिए, टैक्स इनवॉइस के अंदर HSN नंबर चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ क्रॉस कर जाता है तो आपको कितने डिजिट का रहेगा, सर 6 डिजिट का HSN रहेगा। क्लियर है? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। अगर आप लोग एक बार इनको पढ़ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां तक अभी हमने क्या पढ़ लिया, सर कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस के अंदर एक नया चीज आया था, HSN कोड का डिजिट जरूरी था। उस डिजिट को हम लोगों ने समझा, ये डिपेंड करता है आपके जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके अंदर आपके टर्नओवर के ऊपर। क्लियर है? अब थोड़ा आगे अगर आप लोग बढ़ते हो तो याद रखिएगा, अगर आप लोग यहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स या सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, सर आपका एक्सपोर्ट करते हैं या फिर आप लोग क्या कह दीजिए, किसका एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स का या सर्विसेज का,
उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आपका इनवॉइस का क्या कुछ स्ट्रक्चर रहेगा, समझ में आया? उस पर्टिकुलर केस के अंदर, यानी कि इनवॉइस इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। क्लियर है? अगर आपने एक्सपोर्ट किया है गुड्स को या सर्विसेज को, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इनवॉइस का क्या सीन रहेगा, इसका जानकारी यहां पे आपको दिया जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे समझिएगा जरूरी बात क्या है, यहां पे हम लोग रूल नंबर 46 के साथ सेकंड प्रोविजो को पढ़ने वाले हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रोविजो टू द रूल 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 प्रिस्क्राइब्ड द स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस इश्यूड इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स और सर्विस। यानी कि जब भी आप लोग गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रोविजन टू द रूल नंबर 46 ऑफ द सीजीएसटी रूल 2017 आपको स्पेशल इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। देयर इज अ स्पेशल रिक्वायरमेंट फॉर द टैक्स इनवॉइस। क्लियर है? तो आपको किसकी जरूरत है सर? एक्सपोर्ट के केस में भी गुड्स हो चाहे सर्विस हो, आपको टैक्स इनवॉइस की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पे सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात है, जब भी आप लोग गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, द इनवॉइस मस्ट बी कंटेन स्पेसिफिक एंडोर्समेंट। याद रखिएगा यहां पर किसकी बात हो रही है? स्पेसिफिक एंडोर्समेंट होना जरूरी है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द एक्सपोर्ट इज मेड। यानी कि आपने एक्सपोर्ट किया है विद पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी, या दूसरा क्या कह सकते हो, विदाउट पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी अंडर द बॉन्ड, या आप लोग कह सकते हैं एलयूटी। एलयूटी का मतलब होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्या कहेंगे? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यानी कि मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं, अगर आप लोग गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करते हैं, उस टाइम पे भी आपको टैक्स इनवॉइस की जरूरत होती है, और यहां पर आपको टैक्स इनवॉइस के अंदर स्पेसिफिक एंडोर्समेंट जरूरी है, और ये डिपेंड करता है कि आपने एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी किया है या विदाउट पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी किया है, अंडर द बॉन्ड, या कह सकते हो एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्लियर है? एलयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। और यहां पे याद रखिएगा दो चीजें हमारे पास निकल के आएंगी अगर आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। एंडोर्समेंट रिक्वायर्ड ऑन एक्सपोर्ट इनवॉइस की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर? सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वेयर एक्सपोर्ट इज मेड ऑन पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी। जब आपका एक्सपोर्ट मेड होता है किसके ऊपर? ऑन पेमेंट ऑफ द आईजीएसटी। उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सप्लाई मीट फॉर एक्सपोर्ट ऑन ए पेमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स। समझ में आया? यहां पे क्या होगा? सप्लाई मीट फॉर एक्सपोर्ट ऑन द पेमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है? स्पेशल एंडोर्समेंट के अंदर ये बात आपको लिखनी है। ठीक है? इसका मीनिंग क्या होता है आगे बहुत डिटेल में हम लोग इसको चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपको केवल इसका फोटो खींच के रखना अपने दिमाग के अंदर कि यस ये वो लाइन थी सर ने बताई थी ए और बी पॉइंट के अंदर, ये आपको केवल एक बार मेमोराइज कर लेनी है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग करने वाले। ठीक है? सेकंड सिचुएशन क्या है? अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी अंडर द बॉन्ड और एलयूटी। एलयूटी का मतलब क्या था? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। क्लियर है? इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सप्लाई मीट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और ए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग विदाउट पेमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है? ये दोनों बातें एक बार आपको याद कर लेनी है, इसको तुक्के से याद कीजिएगा, केवल और केवल यहां पे रट्टा मारना है। क्लियर है? क्या करना है सर? आपको रट्टा मारना है और कोई समाधान यहां पे नहीं रहने वाला है। क्लियर है? इसके ऊपर मैं काफी डिटेल में आगे चर्चा करूंगा, मीनिंग को लेकर के, एग्जांपल को लेकर के काफी गहराई में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी अगर हम यहां पे घुस गए ना तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में पड़ जाएगा, तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे। केवल आपको इतना याद रखना है, इनवॉइस इन द केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको, बताइए इन द अगर आप लोग एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर इनवॉइस से जुड़े हुए प्रोविजंस को आपको एक्सप्लेन कर। ठीक है? अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है कि जब भी आप लोग एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस करते हैं, तो यहां पर जैसे अगर आप लोग इंडिया के अंदर अगर आप लोग सप्लाई करते हैं, तो यहां पर क्या होता? आपका कंट्री कोड डालने की आपको जरूरत नहीं होती थी, हिंदुस्तान के एड्रेस को डालने की जरूरत नहीं होती थी, आपका एक स्पेसिफिक एड्रेस था, उससे ही पता चल जाता था वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिया। लेकिन जब आप लोग इंडिया से बाहर जाते हैं तो बाकी सब सेम रहता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपेंट हो गया, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी हो गया, नेम ऑफ द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन, बस ये नया पॉइंट आपके यहां पे आ जाता है अगर आप लोग इनवॉइस की बात करते हैं। ठीक है? तो यहां पे क्या आएगा? नेम ऑफ द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन। क्लियर? अगर आप आगे करते हैं नंबर एंड द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द गुड्स ऑफ द एक्सपोर्ट, अगर ये एप्लीकेबल है, बाकी सब बेसिक है। बस याद रखिएगा यहां पे एक नया पॉइंट क्या ऐड होगा? नेम ऑफ द कंट्री ऑफ द डेस्टिनेशन। ये हमें बताना है, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये तो हमें मेंशन करना होगा कि भाई साहब ये हमारा गुड्स या सप्लाई जा कहां रहा है। ठीक है ना? इसको आपको अपने दिलो दिमाग
दिमाग और जहन के अंदर रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इतनी बातें क्लियर रही होंगी। अभी तक का जो हमारा चैप्टर था बिल्कुल आसान है। हमने टैक्स इनवॉइस के मीनिंग को समझा कि एग्जैक्टली टैक्स इनवॉइस का मीनिंग क्या होता है, हमने आपके लीगल फ्रेमवर्क को समझा, हमने यहां पर आपके कंपोनेंट या कंटेंट ऑफ द जो आपका टैक्स इनवॉइस है उसको समझा, पर्टिकुलर्स को समझा, उसके बाद एग्जैक्टली एचएसएन के अंदर डिजिट्स को लेकर के क्या कुछ प्रोविजन दिए गए हैं इनको समझा, और एक्सपोर्ट के केस में इनवॉइस का क्या सीन रहता है इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में समझ लिया है। अब सबसे जरूरी बात है, इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा, कई बार यहां से आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर एक सवाल पूछ लिया जाता है, मैनर ऑफ इशूइंग इनवॉइस अंडर द जीएसटी। अगर आप लोग अंडर द जीएसटी में आप लोग टैक्स इनवॉइस को इशू करना चाहते हैं तो क्या मैनर रहेगा। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग रूल नंबर 48 की बात करते हैं जीएसटी रूल 2017 के अकॉर्डिंग, तो यहां पे आपका मैनर इन विच द जीएसटी टैक्स इनवॉइस मस्ट बी इशूड, इसका क्या किया गया है, इसका मैनर को एक्सप्लेन किया गया, माने आपके टैक्स का क्या टैक्स इनवॉइस का क्या मैनर रहेगा, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कहां पे देखने को मिलेगा सर, रूल नंबर 48 के अंदर देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, गुड्स से जुड़ा हुआ अगर आप लोग रूल पढ़ते हैं यानी कि इनवॉइस ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना, आपने क्या किया, सप्लाई ऑफ गुड्स को किया है, तो हम लोग यहां पर सेक्शन नंबर 48 का सबसेक्शन नंबर 1 का हवाला लेकर के चलेंगे। लेकिन अगर आपका इनवॉइस है सप्लाई ऑफ द सर्विसेज से जुड़ा हुआ तो हम लोग सेक्शन 48 का सबसेक्शन नंबर 2 लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग इनवॉइस के मैनर को समझना चाहते हैं तो याद रखिए पहले गुड्स का इनवॉइस है या आपके सर्विस का इनवॉइस है। ठीक है, गुड्स का इनवॉइस है तो आपको याद रखना है रूल नंबर 48 का सब रूल 1 डील करेगा, और अगर आप लोग सप्लाई से जुड़ा हुआ इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, आपका सॉरी सर्विसेज से जुड़े हुए सप्लाई का इनवॉइस रेज करना चाहते हैं तो उस केस में आपका क्या रहेगा, रूल नंबर 48 और सब रूल कितना रहेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक बात क्या लिखी हुई है, देखिए बेसिक बात लिखी हुई है, अगर आप लोग सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ द गुड्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द ट्रिप्लीकेट, किसमें प्रिपेयर करना है सर, ट्रिप्लीकेट में, यानी कि 3 कॉपी आपको बनानी है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग सप्लाई की बात करते हैं तो ये किस में रहेगा सर, ये आपका डुप्लीकेट में रहेगा, समझ में आया, यानी कि अगर आपका सप्लाई ऑफ द गुड्स होता है उस केस में अगर आप लोग इनवॉइस जनरेट करते हैं तो वो ट्रिप्लीकेट में जनरेट करना पड़ेगा, और अगर आप लोग यहाँ पे सप्लाई ऑफ द सर्विसेज की बात करते हैं तो ये डुप्लीकेट में जनरेट करना पड़ेगा। समझिए इसका मतलब क्या है सर, अगर आप लोग यहाँ पे सप्लाई रिलेटेड टू द गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉपी तो कौन रखेगा सर, आपका रेसिपेंट रखेगा, और अगर आप लोग डुप्लीकेट सेकंड डुप्लीकेट कॉपी की बात करते हैं तो वो आपका जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है ना उसके पास जाता है, और ट्रिप्लीकेट जो कॉपी रहेगा वो सप्लायर अपने पास रखेगा। समझ में आया, तो जब भी आप लोग गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, आपको गुड्स को कहीं पे भेजना पड़ेगा ना, गुड्स जब भेजेगा तो जो आपका ट्रांसपोर्टर है उसको भी तो टैक्स इनवॉइस चाहिए, अगर बीच में कोई रोकता है तो वो यहाँ पे दिखा सके कि ये माल है, यहाँ पे जाना है, ये सप्लायर है, ये रेसिडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो टैक्स इनवॉइस जनरेट होता है वो किस में होता है, ट्रिप्लीकेट में होता है, और यहाँ पर सर्विस के केस में केवल डुप्लीकेट में होता है, ओरिजिनल कॉपी रेसिपेंट के पास होता है, डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉपी रेसिपेंट के पास और डुप्लीकेट कॉपी किसके पास होता है, सप्लायर के पास। यहाँ पे मीडिएटर बन जाता है जिसको आप लोग ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर के पास एक डुप्लीकेट कॉपी रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सेक्शन 48 सॉरी रूल 48 की अगर आप लोग बात करते हैं और उसका सब रूल 1 है, वो बताता है मैनर ऑफ द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स को लेकर के, और यहाँ पे रूल नंबर 48 और सब रूल 2 की अगर आप लोग बात करते हैं सीजीएसटी रूल 2017 के अंदर, तो वो बताता है मैनर ऑफ द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका डुप्लीकेट के अंदर टैक्स इनवॉइस बनता है, यहाँ पे आपका ट्रिप्लीकेट के अंदर टैक्स इनवॉइस बनता है। दोनों के अंदर जो फैक्टर डिफर करता है वो आपका ट्रांसपोर्टर होता है। क्लियर है, क्या डिफर करता है, ट्रांसपोर्टर डिफर करता है। समझ में आई, यहां तक उम्मीद करता हूं बिल्कुल इजी है यार, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जहां पे आपको डिफिकल्टी हो, बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि एक बार लेक्चर देख करके ना आपके दिलो दिमाग और जहन के अंदर चीजें उतरना शुरू हो जाए। जब आप लोग एक बार लिख लिख करके रिवीजन करेंगे ना तो डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि यार इस चैप्टर का जो वेटेज है ना वो जो वेटेज है आपका 100% कंफर्म होने वाला है। क्लियर है, क्योंकि बाकी सब में न्यूमेरिकल के प्रोस्पेक्टिव में डिपेंड करता है, कैलकुलेशन फैक्टर वगैरह। यहाँ पे तो जो आपको पढ़ा दिया ना एज इट इज आपको अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आना है और फिर आपको एज इट इज नंबर मिल जाएंगे। नंबर कटने की भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत
बहुत कम होती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। तो यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर रहा होगा। ये तमाम जितने भी छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं टैक्स इनवॉइस से जुड़े हुए, वो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप इस पर्टिकुलर सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस को, ठीक है। एक आपका पेपर के ऊपर इनवॉइस जनरेट होता है, आजकल क्या सीन हो गया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जनरेट होना शुरू हो गया है। इसको ई इनवॉइस के नाम से जाना जाता है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है एक्सप्लेन। ये आपसे कह देगा आपको कमेंट करना है या आपसे कह देगा शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, ई इनवॉइस क्या होता है। देखिए एक ई इनवॉइस होता है, एक ई इनवॉइसिंग होता है, यानी कि एक आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस होता है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस, यहां पे क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो प्लीज आपको दोनों चीजों को समझना, ठीक है। पहले हम लोग किसको समझते हैं सर, आपके ई इनवॉइस को समझते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस जनरेट इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ये कैसे जनरेट होता है सर, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर जनरेट होता है एंड ऑथेंटिकेट बाय द जीएसटी सिस्टम। याद रखिएगा इसको ऑथेंटिकेट कौन करता है, डायरेक्ट पोर्टल के ऊपर ये ऑथेंटिकेट होता है। आप लोग कह सकते हैं जीएसटी सिस्टम थ्रू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी बोलते हैं। आईआरपी के ऊपर सीरियल नंबर डालते हैं, वहां से सारी चीजें निकल के आ जाती है। यानी कि ये जब आप लोग ई इनवॉइस की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की बात करते हैं, तो ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर टैक्स इनवॉइस होता है जिसको ऑथेंटिकेट किया जाता है बाय द जीएसटी सिस्टम थ्रू द इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, आईआरपी, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे याद रखिएगा इन दिस प्रोसेस। अच्छा, एक तो फॉर्मेट हो गया जो आपका फॉर्मेट तैयार हुआ है। अब उस फॉर्मेट तैयार करने के लिए आपने एक सिस्टम फॉलो किया होगा, एक प्रोसेस फॉलो किया होगा। उस सिस्टम और प्रोसेस को आप लोग क्या बोलते हैं, ई इनवॉइसिंग बोलते हैं। समझ में आया, इनवॉइस जनरेट करने का जो प्रोसेस है वो ई इनवॉइसिंग कहलाता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ई इनवॉइस एंड ई इनवॉइसिंग। समझ में आया, तो याद रखिएगा इन दिस प्रोसेस द इनवॉइस डेट इज अपलोडेड टू द जीएसटी पोर्टल। काफी इंपॉर्टेंट बात है, जीएसटी पोर्टल के ऊपर आपका इनवॉइस डेट क्या होता है, अपलोड होता है एंड द सिस्टम क्या जनरेट करता है, एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर। क्लियर है, क्या जनरेट करता है, यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करता है। और ये इसमें क्या होता है, आपका एक क्यूआर कोड भी होता है विच मेक द इनवॉइस वैलिड अंडर द जीएसटी। याद रखिएगा अगर आपका यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है अलोंग विद क्यूआर कोड है तभी वो वैलिड होगा। अगर आपका ई इनवॉइस के अंदर याद रखिएगा आपका क्यूआर कोड नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा। क्लियर है, और याद रखिएगा ई इनवॉइस का जानकारी रूल नंबर 48 के आपके सब रूल 4 के अंदर दिया गया। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा ना सर, 48 का 1 पढ़ा, ठीक है ना, वहां पे आपने मैनर ऑफ द टैक्स इनवॉइस को पढ़ा, किससे जुड़ा हुआ, गुड्स से जुड़ा हुआ। उसके बाद आपने 48 2 को पढ़ लिया। अभी हमने क्या पढ़ा सर, आपका 48 4 को पढ़ लिया है जो किससे जुड़ा हुआ है, ई इनवॉइस से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है, ई इनवॉइस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए ई इनवॉइसिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग रेफर करता है ऐसा जो आपका एंटायर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है या प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग ई इनवॉइस को जनरेट करते हैं, वो क्या कहलाता है, ई इनवॉइसिंग कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग क्या कह सकते हैं सर, सिंपल टर्म में माय डियर फ्रेंड्स आप लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ई इनवॉइस का मतलब क्या है, एक्चुअल इनवॉइस, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस डॉक्यूमेंट जनरेटेड विद द आईआरएन एंड द क्यूआर कोड। और ई इनवॉइसिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम या प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके ये बनाया गया है, ये जनरेट किया गया है, वो क्या कहलाता है, ई इनवॉइसिंग कहलाता है। समझ में आया, तो ई इनवॉइसिंग का मतलब समझ में आया। अब ई इनवॉइसिंग का इंपॉर्टेंस क्या है सर, आपको इलेक्ट्रॉनिकली जाने की जरूरत क्या है, ताकि यहाँ पे फेक इनवॉइस जनरेट ना हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, कंप्लायंसेस को लेकर के कोई दिक्कत ना हो, जो भी आपका एक तरीके से जीएसटी पेयर होता है। यानी कि यहाँ पे कई बार एग्जामिनर ये छोटा सा सवाल दाग देता है, आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ द ई इनवॉइसिंग। तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग टैक्स फ्रॉड को रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑटोमेटिक रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ई इनवॉइस आपको जनरेट करना पड़ेगा। अगर आप लोग यहाँ पे इजीनेस लाना चाहते हैं आईटीसी मैचिंग के अंदर
तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग बेटर कंप्लायंसेस विद जीएसटी लॉ करना चाहते हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो दीज आर द वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। ये इलेक्ट्रॉनिक है, माने ये सिस्टम से जनरेट होती है। मैनुअल आपको आपका ये जो टैक्स इनवॉइस है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डिटेल डालेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होगा और आपका एक यूनिक जो आपका आइडेंटिफिकेशन रेफरेंस नंबर होता है, आप लोग कह दीजिए इनवॉइस रेफरेंस नंबर होता है, वो जनरेट होकर आता है, क्यूआर कोड होता है, उसके अंदर आपकी तमाम जानकारी अवेलेबल होती है। क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंस भी आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, बेसिक पॉइंट है, कोई भी आपका यहाँ पे सच ज्यादा दिक्कत वाला मामला नहीं रहने वाला है। क्लियर है? और याद रखिएगा जो ये ई इनवॉइस है ना, ये किन किन लोगों के लिए मैंडेटरी करा गया है? सर जो भी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है, क्या है? तो जो भी आपका रजिस्टर्ड पर्सन है और जिसका भी टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर 5 करोड़ हो जाता है, उसके लिए कंपलसरी है कि आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा, ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। आप लोग मैनुअल टैक्स इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है, इसका भी एक्सप्लेनेशन रूल नंबर 48(4) के अंदर दिया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, ई इनवॉइस इज मैंडेटरी फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेटेड टर्नओवर एक्सीडिंग द 5 करोड़ इन द एनी फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर। क्लियर है? तो ये क्या होगा, किसी भी फाइनेंशियल प्रीसीडिंग ईयर के अंदर अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आप लोग मैनुअल इनवॉइस की तरफ नहीं जा सकते हैं। आपके लिए कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है, आपको क्या जनरेट करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पर आपका ई इनवॉइस ही जनरेट करना पड़ेगा। और मैंने बताया था सच ए पर्सन मस्ट जनरेट ई इनवॉइस थ्रू द इनवॉइस जनरेशन पोर्टल, आईआरपी बोलते हैं, यानी कि इनवॉइस जनरेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके। और उसको क्या, उस इनवॉइस के अंदर इनवॉइस रेफरेंस नंबर का होना जरूरी है, डिजिटली साइंड क्यूआर कोड होना जरूरी है। अगर आपका क्यूआर कोड नहीं होता है तो आपका जो इनवॉइस है वो वैलिड ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा, क्या नहीं किया जाएगा सर, वैलिड ट्रीट नहीं किया जाएगा। और अगर आप लोग सप्लाईज की बात करते हैं, याद रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग माय डियर फ्रेंड, जस्ट ए मिनट, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, सप्लाईज की बात कर रहे हैं। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं सर, सप्लाईज की बात कर रहे हैं, कवर्ड अंडर द ई इनवॉइसिंग। ई इनवॉइसिंग के अंदर कौन कौन सी सप्लाई है सर, आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस है, एक्सपोर्ट भी है। अच्छा, सप्लाईज टू द SEC, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट के अंदर भी, और SEZ की बात करते हैं, डेवलपर के लिए भी आपका सप्लाई कवर होता है। माने आप लोग B2B सप्लाई करें, आप लोग एक्सपोर्ट करें, या जो आपकी SEG यूनिट्स के अंदर सप्लाई करें, या SEG डेवलपर के अंदर आप लोग सप्लाई करें, व्हाट आर द सिचुएशन, इस सब के अंदर आपका ई इनवॉइसिंग कवर होता है। ठीक है? तो ये बेसिक बातें हैं, किन के अंदर आपका ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होता है, नहीं होता है, ये बेसिक जानकारी है जिनको आपको माय डियर फ्रेंड्स याद कर लेना है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर कुछ एग्जम्प्ट पर्सन भी है जिनको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं होती है, चाहे उनका टर्नओवर कितना भी हो। ठीक है? आपका टर्नओवर कितना भी हो, अगर आप लोग इस लिस्ट के अंदर आते हैं, 6 मैं आपको नाम देने वाला हूं, अगर आप उन 6 नाम में से आते हैं तो आपको ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है, जनरेट व्हाट एवर योर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर टर्नओवर। ठीक है? सबसे पहला नाम आता है, अगर आप लोग इंश्योरर हैं या फिर बैंक कंपनीज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यहां पर आप लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की भी बात करते हैं, एनबीएफसी की भी बात करते हैं। ठीक है? इनसे हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग जीटीए का मतलब क्या होता है, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, जो सप्लाई करती है सर्विस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स बाय द रोड। क्लियर है? आप अगर यहां पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो सप्लाई करती है सर्विसेज, किससे जुड़ी हुई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय द रोड, तो आपको यहां पे ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा याद रखिएगा, सप्लायर ऑफ ए पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर आप लोग पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के सप्लायर हैं तो आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग सप्लायर हैं, सप्लायर द सर्विसेज बाय द वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ ए सिनेमेटोग्राफी फिल्मिंग इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन। क्लियर है? तो अगर आप लोग मल्टीपल जो आपका सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स एंड मल्टीपल स्क्रीन के अंदर अगर आप लोग एडमिशन टू एग्जीबिशन के अंदर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो सप्लायर है, तो आपको यहां पे ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सर्टेन केसेस के अंदर, कुछ स्पेशल केसेस के अंदर लोकल अथॉरिटीज को भी ई इनवॉइस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, SEG यूनिट्स के अंदर भी आपको ई इनवॉइस जनरेट करने की
की जरूरत नहीं है। तो ये लिस्ट क्या मानी जाती है सर? आपकी एग्जम्प्ट लिस्ट मानी जाती है। क्लियर है? किसकी लिस्ट मानी जाती है? आपकी एग्जम्प्ट लिस्ट मानी जाती है। प्लीज 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 इसको याद कर लीजिएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट आएगा। अगर आपने इसको गो थ्रो कर लिया ना तो ज्यादा मेहनत मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी, आपको पूरे पूरे मार्क्स एज इट इज मिल जाएंगे। समझ में आया? तो इसको आप लोगों को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। और ये मैं बता चुका हूं, यहाँ पे मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग करने का रीजन क्या है सर? आपको फेक इनवॉइस जनरेट करने से बचना है, टेक एविएशन से बचना है, रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ ए ट्रांजैक्शन को इंश्योर करना है, आपको इंप्रूव करना है जीएसटी कंप्लायंस एंड ट्रांसपेरेंसी को, तो आपको ई इनवॉइसिंग की जरूरत होती है। और अगर आप लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेशन ऑफ द जीएसटी रिटर्न करना चाहते हैं तो आपको किसकी जरूरत होती है सर? आपको यहां पर आपके मैंडेटरी ऑफ द ई इनवॉइस की जरूरत होती है। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द लेक्चर नंबर 1, जहां पर हम लोगों ने बुनियादी तौर पे आपके टैक्स इनवॉइस से जुड़े हुए कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की है। हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम लोग काफी चीजों को डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। उम्मीद करता हूं ये जो पहला क्लास है, लेक्चर नंबर 1 है, ये आपको पसंद आया होगा, चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर चीजें समझ में आई, लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को मेक श्योर करके लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।